अच्छा जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा एक जो अभी का सेशन है, आज का और जो नेक्स्ट सेशन होंगे, ये दोनों इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। आज वाला थोड़ा कोर कंसेप्चुअल होगा। हम आज के दिन ये बेसिकली देखेंगे कि इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं और क्या उनकी ज़रूरत हमको पड़ी। और जो अगला सेशन है वो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। उसमें हम लोग कुछ केस स्टडीज़ के थ्रू जो है वो समझेंगे कि दुनिया भर में किस तरह से इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स काम कर रहे हैं। अब ये पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब तक हम लोगों ने जिन चीज़ों पे जो है वो देखा है, गौर किया है, दे आर मोर और लेस concepts that have been around for a very long time and that they are implemented in Pakistan as well maturely. So mobile financial services पाकिस्तान में एक अच्छी खासी मैच्योर मार्केट उसकी है मौजूद। हमने जब इशुइंग और एक्वायरिंग के कॉन्सेप्ट्स देखे, कार्ड इंस्ट्रूमेंट्स देखे, ये सारी चीज़ें देखी, ये सारी चीज़ें खासा जो है वो अरसे से पाकिस्तान में मौजूद हैं, काम कर रही हैं, उन पे काम हो रहा है। It's in that sense. But instant payment systems is something which you would consider the future. जिस पे अभी काम चलना शुरू हुआ है। रास्ट फॉर एग्जाम्पल इज द फर्स्ट स्टेप, जो कि अभी अभी इकोसिस्टम बिल्ड नहीं हुआ। अभी हमने सिर्फ फाउंडेशन स्टोन ले किया। और हमारे लिए एट पेसिस ये ज्यादा पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमारा एक काफी बड़ा रोल है। सो आप में से अक्सर लोगों ने एमपीजी के प्रोजेक्ट पे भी काम किया होगा या कर रहे होंगे। सो यू विल बी इन टच विद द फैक्ट कि ये इसकी क्या अहमियत है और इसमें किस किस्म के यूज केसेस बन रहे हैं या किन चीजों पे काम हो रहा है। So let's basically just start with the training. Coming to the first topic, before going into details of instant payment systems technically, इसको हम थोड़ा conceptually इस तरीके से देखते हैं कि पहले हम ये समझें कि यार सबसे जो फंडामेंटल किस्म की इंस्टेंट पेमेंट है वो क्या है। और इससे हम सब फेमिलियर होंगे क्योंकि जो सबसे फंडामेंटल इंस्टेंट पेमेंट है ना, वो कैश है। तो जिंदगी भर मैं और आप बेसिकली इंस्टेंट पेमेंट ही करते आए, बस फर्क ये कि वो मीडियम डिजिटल नहीं था। इसके लेकिन हम कैश को क्यों इंस्टेंट पेमेंट कह रहे हैं, और हम जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन यूजुअली डिजिटली आज के ज़माने में यूज़ करते हैं, आईबीएफटी जैसी या बिल पेमेंट जैसी, इनको हम क्यों नहीं इंस्टेंट पेमेंट कह रहे हैं। इसके बेसिकली तीन रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि जब आप कैश इस्तेमाल करते हैं तो इट इंस्टेंटली सेटल्स। अब व्हेन वी से इट इंस्टेंटली सेटल्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप कैश इस्तेमाल करते हैं, आपने दुकानदार को कैश दिया, तो वो इंस्टेंटली सेटल हो गया, यानी कि उसको फौरन वो कैश मिल गया, यानी कि वो अगले लम्हे ही उस कैश को इस्तेमाल कर सकता है अपने लिए। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय इंस्टेंट सेटलमेंट। थोड़ा सा अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने एक टर्म देखी थी, डेफर्ड नेट सेटलमेंट। उसको मैं आगे भी एक दफा क्विक रिकैप करूंगा ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियरली समझें। हमारी इंडस्ट्री में जब हम आज के ज़माने में पेमेंट्स करते हैं तो डेफर्ड नेट सेटलमेंट इज द प्रेडोमिनेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। यानी कि आप ट्रांजैक्शन तो आज कर देते हैं, लेकिन आपकी ट्रांजैक्शन करने का मतलब ये नहीं होता कि वो पैसे दूसरी एंटिटी को मिल गए, कि आप दूसरी एंटिटी को फौरन जो है वो पैसे मिल जाए। हमारे पास आज के ज़माने में क्या होता है, ये होता है कि T+1 के ऊपर बेसिकली ट्रांजैक्शन, एटलीस्ट वन लिंक के ऊपर T+1 पे ट्रांजैक्शन सेटल हो रही होती है। T+1 सेटल होने का मतलब ये आपने तो ट्रांजैक्शन है आज कर दी, लेकिन वो जो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ फंड्स है, यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो पैसे उन्हें जाना है, वो एक दिन के बाद जाते हैं। इसको हम आगे एक सेकंड देखते हैं। आप लोग के जहन में इस तरह का सवाल आएगा कि यार मैं जब आईबीएफटी करता हूँ किसी को, तो बेनिफिशियरी को तो फौरन मिल जाते हैं पैसे, लेकिन वो सेटल एक्चुअली इंस्टेंटली नहीं हो रहे थे। हमने वी फाउंड वेज अराउंड, या वी टेकन मेजर्स या काउंटर मेजर्स टू मेक इट सीम दैट वे, बट सिस्टमिकली स्पीकिंग वो ऐसे काम नहीं कर रहा, ये तरीके का नहीं होता। दूसरी चीज ये कि इट्स यूनिवर्सली इंटरऑपरेबल, यानी कि डिजिटल पेमेंट्स के अंदर आपके पास क्या किस किस्म के लगूने आते हैं, आपके पास इस किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं कि आपने एक पेमेंट करनी है, बिल पेमेंट करनी है लेट्स से, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का होना लाजमी है। उसके लिए ये होना ज़रूरी है कि वो बिलर आपके पास कहीं ना कहीं किसी चैनल पे ऐड हो, रीचेबल हो, वो डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा हो, वो कार्ड डेबिट बेस्ड पेमेंट्स किसी अक्वायर के साथ लिंकअप हो। इस तरह की बहुत सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको मीट करना पड़ता है इससे पहले कि आप किसी के साथ कोई डिजिटल पेमेंट उसको कर सके या पेमेंट कर सके। कैश में ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्सली इंटरऑपरेबल। मैं आज एक नया बिजनेस खोलूं, आज उसके काम करने का पहले दिन है, मैं पहले दिन से कैश में पेमेंट एक्सेप्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करनी है तो मुझे जाके किसी को साइन अप करना पड़ेगा, मैं किसी एक्वायरिंग एंटिटी के साथ उनकी पॉस मशीन लगाऊंगा, कहीं पे सेटलमेंट अकाउंट मेरा खुलेगा, 10 किस्म की चीजें होती है। तो ये दूसरा रीजन है जिस वजह से कैश को हम इंस्टेंट पेमेंट मेथड कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज यूनिवर्सली अवेलेबल।
So there is no downtime to cash, right? आप ये नहीं कह सकते कि मैं शाम 7 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक कैश नहीं लूंगा। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। ये आपको पॉस मशीन में जरूर मिलेगा, वो कहते हैं नेटवर्क डाउन है, 10 किस्म के मसले हो सकते हैं, लेकिन जब आप कैश इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो अवेलेबल ना हो। सो दीज थ्री थिंग्स, यानी कि इट इंस्टेंटली सेटल्स, यानी कि व्हेन यू गिव दैट कैश टू the other person or the other entity, they can use it immediately, वो उनके हाथ में आ गया, it's available to them for usage. The fact that it's interoperable, meaning that it can be used anywhere and everywhere universally, without any registration, without any downtime or anything, and the fact that it is universally available, yani ki you can use it 24/7, 365. All of this makes cash king basically. And these three are the requirements जिसकी वजह से हम कहते हैं यार this is also an instant payment, albeit not a digital one. So फिर सवाल ये बनता है कि जब कैश इतना अच्छा है तो मसला क्या है हमें कैश के साथ? इसमें देखिए 2-3 इश्यूज है। पहली चीज तो ये कि कैश इज नॉट रिमोट फ्रेंडली, यानी कि मैं अगर ये बोलूं कि मुझे एक पेमेंट करनी है लाहौर में किसी को, आपने लाहौर से कुछ ऑर्डर किया, तो फिर कैश ऑन डिलीवरी जो प्रीडोमिनेंट मेथड है वो एक रह जाता है पेमेंट करने का, यानी कि जब चीज डिलीवर होगी आप उस वक्त क्या उसको पेमेंट कर रहे होंगे, और वो पैसे फिर उसको एक बहुत लंबे साइकिल से गुजर के मिलते हैं। अगर लाहौर में कोई आपसे कैश ऑन डिलीवरी पे डिलीवरी कर रहा है ना, तो उसको आई मीन इट्स नॉट रियली अ वेरी गुड प्रोपोजिशन फॉर इट। हमारी मार्केट में ये प्रीडोमिनेंट इसलिए क्योंकि लोग भरोसा नहीं करते। उसकी वजह ये नहीं है कि ये तरीका कार कोई बहुत अच्छा है या बहुत जबरदस्त तरीका है। कैश ऑन डिलीवरी इज एक्चुअली अ वेरी बैड वे टू मेक अ ट्रांजैक्शन। इसमें आप भी लूज आउट कर रहे हैं इन अ सर्टेन वे, बिकॉज यूजिंग कैश इज एक्चुअली एक्सपेंसिव। वो कैश आपने अपने पास रखने के लिए भी कोई ना कोई कॉस्ट इनकर की होगी। आप ये जो कैश आउट कैश विड्रॉल की ट्रांजैक्शंस होती हैं, इन पे आप अच्छी खासी फीस देते हैं। इसके अलावा कैश को होल्ड करने की भी एक ट्रांजैक्शन एक कॉस्ट होती है। इसी तरह जिसको पैसे मिल रहे हैं उसके लिए भी ये कोई खास जो है वो बहुत जबरदस्त प्रोपोजिशन नहीं है। उसको पैसे एक तो देर से मिल रहे हैं, और एक रिस्क भी होता है कि कस्टमर डिफॉल्ट करेगा, पैसे देगा नहीं देगा उसको डिलीवरी के टाइम पे। और इस तरह के मस्त, तो बेसिकली इट्स एक्सपेंसिव। एंड बीच में जो कुरियर है वो तो बिल्कुल ही बेचारा बेगाना होता है, उसको तो कुछ नहीं पता होता। वो तो कहता है सर मैंने आपको चीज थोड़ी ला के दी है, मुझे आप पैसे दें। आपको चीज अच्छी नहीं लगती तो आप कुरियर वाले से लड़ रहे होते हैं, तो ये एक अजीब किस्म का एक सेटअप बन जाता है इसके अंदर। सो दैट्स एक्चुअली समथिंग दैट इज रॉन्ग विद यूजिंग कैश। अगर आप डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर से करें तो देयर आर एक्चुअली मच बेटर वेज, बट ऑब्वियसली हम नहीं करते, और उसके अच्छे रीजन हैं जिनको हम अभी डिस्कस करते हैं आगे। एक तीसरा मसला जो कि शायद सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि कैश इज अनोनिमस, यानी कि जब आप कैश यूज करते हैं तो यू हैव नो वे ऑफ एक्चुअली नोइंग इन मोस्ट केसेस कि ये कैश आया कहाँ से। सो वो जो हमारे पास, जैसे आप लोगों ने एक टर्म, तो अब पाकिस्तान में तकरीबन सभी अवेयर हो गए, फैटफ की टर्म्स है, इसी तरह AML की टर्म्स हैं, फ्रॉड की टर्म्स हैं। जब आप कैश यूज कर रहे हैं, द फैक्ट दैट कैश इज अनोनिमस एंड यू डोंट नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, इट मेक्स यू ससेप्टेबल टू अ लॉट ऑफ रिस्क्स। और उन रिस्क्स की टाइप भी हम अभी आगे देखते हैं। बट कैश बेसिकली कांट रियली डू मच टू टैकल दोस रिस्क्स। सो ये 3 चीजें जिस वजह से हम कहते हैं कि यार कैश might be an instant form of payment, might be universally interoperable, might be universally available, but there are problems with it, with using cash. So basically, before going into looking at how क्या digital instant payments पे बात करें, उससे पहले 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि जो normal digital payments हैं उनमें हमें issue क्या हो रहा है। हम क्यों कह रहे हैं कि यार हम IBFT की transaction for example हम सब इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आप किसी बेनिफिशियरी को पैसे भेज रहे हैं अगर, ये हम क्यों यूज नहीं कर सकते लेट से किसी मर्चेंट को पेमेंट करने के लिए। ऑलवेट हमारे यहाँ यूज होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बट इट्स नॉट सिक्योर। एंड व्हाई इज इट नॉट सिक्योर एंड व्हाई इज इट नॉट मैसिवली अडॉप्टेड? तो बहुत साइलोज में ये चीज हो रही होगी, लेकिन इट्स नॉट, देयर इज नो मैसिव अडॉप्शन टू इट। अब उसके लिए फर्स्ट लेट्स क्लैरिफाई ऑल द एंटिटीज दैट आर इन्वॉल्वड हियर, राइट? तो अगर आप किसी को पैसे भेज रहे हैं तो एक तो सेंडर है, यानी कि आप हो गए, फिर आपका बैंक हो गया जिसको हम सेंटर बैंक कह रहे हैं। अब आपका जो भी रिसीवर है, जो बेनिफिशियरी है, उसका कोई बेनिफिशियरी बैंक होगा, और इन दोनों को बीच में जोड़ने वाली एक या एक से ज्यादा स्कीम्स होंगी। फॉर सिंप्लीफिकेशन हमने यहाँ पे एक स्कीम रखी है। अब जब आपके पास मूवमेंट ऑफ फंड्स या ट्रांजैक्शन की आप बात करते हैं पहले, so the first step is that the sender initiates the transaction, right? तो आपने टाइटल, अगर हम IBFT की बात करें तो टाइटल फेच हुआ होगा। हाँ, we're not concerned with the details of it, तो हम उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहे कि पहले क्या हुआ कैसे हुआ। Let's just say that the title fetch got done, the account is active, it's good to go. You package the transaction and it's initiated, right?
तो आपने अपने बेसिकली चैनल से, यानी कि जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन थी, आपने अपने बैंक को बेसिकली बता दिया कि यार लेट से ये 5,000 रुपए आप फलाने बंदे को भेज दें, जिसका आईबैन और उसकी डिटेल्स ये हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर होगा क्या, इस पॉइंट पे ये होगा कि जब आप अपने बैंक को ये बताते हैं कि यार मैंने किसी को पैसे भेजने हैं, तो आपका बैंक आपके अकाउंट से तो पैसे डेबिट कर देगा, आपके अकाउंट से पैसे कट गए, 5,000 रुपए आपके अकाउंट से कट गए, और वो एक क्रेडिट एडवाइस बना के भेज देगा बेनिफिशियरी इंस्टीट्यूशन को। मैं ये लफ्ज बड़ा स्पेसिफिकली यूज कर रहा हूँ, ये हम टर्म्स देख चुके हैं क्रेडिट एडवाइस की, राइट? सो दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट, दिस इज अ क्रेडिट एडवाइस। फॉर अ क्विक रिकैप, लेट्स जस्ट से जब क्रेडिट एडवाइस जारी है तो दिस इज बेसिकली अ पेमेंट इंस्ट्रक्शन, जिसमें आपका बैंक दूसरे बैंक को कह रहा है कि यार आप ये पैसे दे दें फलाने बंदे को, ये एडवाइस है, मैं आई विल नॉट बैक आउट ऑन दिस, ये पैसे आपको मिल जाएंगे। एडवाइस का मतलब ये होता है। सो इट्स समथिंग दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होती, हम सैफ में रख के उसको बार बार थ्रो करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, जब तक हम एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। सो दिस इज अ की टर्म इन दिस सिनेरियो राइट नाउ। मैंने वो एडवाइस भेज दी स्कीम को, स्कीम ने वो एडवाइस भेज दी स्कीम ने अपने पास जो भी सेटलमेंट वहां पर उसने डाल दिया कि भाई क्या मैंने ये पैसे कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस कौन मुझे पैसे देगा, मैं किसको पैसे दूंगा, ये वाली उसने अपने पास की सेटलमेंट। और वो क्रेडिट सेटलमेंट रजिस्टर के अंदर ये चीजें नोट कर ली, जिसको हम क्लियरिंग की प्रोसेस भी कहेंगे आगे जाके भी देखते हैं। और हमने बेनिफिशियरी बैंक को भी वो एडवाइस भेज दी। अब जब बेनिफिशियरी बैंक के पास एडवाइस आई, तो यहाँ पे एक चीज हुई, वहां वो ये हुई कि जब बेनिफिशियरी बैंक के पास एडवाइस आई, तो यहाँ पे ये जो बेनिफिशियरी बैंक है ये भरोसा करेगा स्कीम पे और सेंडर बैंक के ऊपर। क्या आपने मुझे एडवाइस भेजी है, आपके कहने पे ये पैसे मैं बेनिफिशियरी के अकाउंट में डाल रहा हूँ, यानी कि आपके अकाउंट से तो एक्चुअली डेबिट हो गए, और जो बेनिफिशियरी उसके अकाउंट में एक्चुअली क्रेडिट हो गए। यानी कि जब अभी हम आईबीएफटी करते हैं, आप अपने दोस्त को पैसे भेजते हैं, तो उसके अकाउंट में तो पैसे आ जाते हैं, वो फौरन उसको इस्तेमाल कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। लेकिन इसमें एक भरोसे का एलिमेंट है, यानी कि जो बेनिफिशियरी का बैंक है वो भरोसा कर रहा है सिस्टम के ऊपर कि ये पैसे मुझे कल मिल जाएंगे T+1 के ऊपर। डेफर्ड नेट सेटलमेंट है, डेफर्ड सेटलमेंट देर से होती है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर। वन लिंक के केस में फॉर एग्जाम्पल 1 दिन की डिले से होती है। सो वो भरोसा करके बेनिफिशियरी को तो पैसे दे रहा है, लेकिन ये जो उसने भरोसा किया है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बेसिकली कहते हैं क्रेडिट रिस्क, और इसकी डिटेल में हम एक सेकंड में जाते हैं। बट फॉर दोज हु माइट नॉट रिकॉल, मैं आई जस्ट क्विकली गो थ्रू डेफर्ड नेट सेटलमेंट, ताकि क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत पिवटल है इंस्टेंट पेमेंट को समझने के लिए। तो हमने लेक्चर 2 में देखे थे क्लियरिंग एंड सेटलमेंट की टर्म्स देखी थी, और क्लियरिंग को हमने कहा था इट्स द नेटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनल पोजीशंस। दो सिनेरियो देखे थे कि यार दो बैंक है, बैंक ए और बैंक बी। एक केस में बैंक ए अक्वायरर है, एक केस में बैंक बी अक्वायरर है। दुनिया जहाँ की सारी ट्रांजैक्शन जब होंगी दिन भर, तो उसके बाद दोनों का कुछ ना कुछ हिसाब किताब बनेगा। वो हिसाब किताब ये बनेगा कि बैंक ए बोलेगा कि यार मेरे टोटल बनते हैं 1,700 रुपए, बैंक बी बोलेगा मेरे बनते हैं 1,500 रुपए। ये इन दोनों ने एक दूसरे को देने, तो वो नेटिंग ऑफ करके हम आखिर में ये कहते हैं कि यार बैंक ए की पोजीशन है +200, उसको 200 रुपए मिलने, और बैंक बी की पोजीशन है -200, उसको 200 रुपए देने। इसको हमने कहा था बेसिकली दिस इज क्लियरिंग। और यही चीज जब डेफर्ड मॉडल के ऊपर होती है, यानी कि एक दिन के आखिर में नेट पोजीशंस कैलकुलेट होती हैं, और अगले दिन उन नेट पोजीशंस की बेसिस के ऊपर हम कहते हैं कि यार जो सेटलमेंट अकाउंट्स खुले हुए हैं पीछे स्कीम के पास या सेंट्रल बैंक के पास, जो भी रेलिवेंट जगह, वहां पे उन फाइनल पोजीशंस की बेसिस के ऊपर आप ट्रांजैक्शन कर दें एक एक, यानी कि वो फाइनल पोजीशंस आप सेटलमेंट अकाउंट पे अपडेट कर देते हैं, तो हर बैंक की जो स्टेटमेंट पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। इसको हमने क्लियरिंग एंड सेटलमेंट कहा था। ये वाली चीज जब एक दिन डिले से हो रही है, तो उसको हम डेफर्ड नेट सेटलमेंट कह रहे हैं। एक दिन डिले से मेरा मतलब है, ऐसा नहीं हुआ कि आपने आईबीएफटी की ट्रांजैक्शन की 5,000 रुपए की, आपका बैंक है यूबीएल, आपने भेजे 2,000, आपने भेजे 5,000 रुपए अपने दोस्त को जिसका अकाउंट है मीजान के अंदर। तो ऐसा नहीं होता कि आपने 5,000 रुपए भेजे तो मीजान आपके अकाउंट से 5,000 रुपए कट गए, लेकिन लेट्स से वन लिंक के अंदर जो यूबीएल का अकाउंट है उसमें से 5,000 रुपए नहीं कटे हुए, वहां पे 5,000 वैसे के वैसे पड़े हुए। वो अगले दिन कटते हैं जब फाइनल पोजीशंस कैलकुलेट होती है, क्योंकि वहां पे एक बड़ी पूरी ग्रॉस कैलकुलेशन करने के बाद, पूरी नेट कैलकुलेशन करने के बाद एक बड़ी अमाउंट कटती है, जिसके अंदर हजारों या लाखों आईबीएफटी क्रेडिट हो सकते हैं और दूसरी ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो सकती है। तो ये थी डेफर्ड नेट सेटलमेंट, जिसको हमने टर्म यूज की थी। एक आखिरी टर्म जिसको हम क्विकली रिकॉल कर लेते हैं, वो थी एंड यूजर सेटलमेंट और इंस्टीट्यूशनल सेटलमेंट। तो यानी कि अगर आपके पास अभी पेयर और अक्वायरर है, ये पेयर जो है यानी कि जो सेंडर था वो एंड यूजर था, और सेंडर बैंक उसकी इंस्टीट्यूशन है, उन दोनों के बीच में जो सेटलमेंट होनी है वो एंड यूजर सेटलमेंट कहलाएगी। तो अभी जब हमने आईबीएफटी किया था, तो एंड यूजर सेटलमेंट तो इंस्टेंटली हो गई थी, आपके अकाउंट से फौरन पैसे कट गए। जो इंस्टीट्यूशनल सेटलमेंट है वो डेफर्ड मॉडल में चल रही है।
यानी कि इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे को देर से दे रहे हैं पैसे। इसी तरह जो बेनिफिशियरी बैंक था उसकी भी सेटलमेंट फॉरेन हो रही है, तो वो एक दूसरे को फॉरेन पैसे दे रहे हैं और वहां पे वो ट्रस्ट वाला फैक्टर है। अच्छा, कमिंग बैक टू इंस्टेंट पेमेंट्स वाली चीज में आते हैं। हम आईबीएफटी की जब बात कर रहे थे, क्विकली बेसिकली मैं जस्ट इसको रिकैप ही कर रहा हूँ, हमने ये बात तो सारी कर चुके हैं कि जो एक्चुअल ट्रस्ट वाला फैक्टर आ रहा है वो एंड में आ रहा है। बेनिफिशियरी बैंक किसी के ऊपर भरोसा करके बेनिफिशियरी को पैसे दे रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल बेसिकली क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट इन द सेंस कि जो बेनिफिशियरी बैंक है उसने क्रेडिट एक्सटेंड कर दिया है एंड यूजर को, उसको सेटल कर दिया है इस भरोसे के ऊपर कि अभी पैसे आने। सवाल ये है कि अगर पैसे नहीं आए तो लिक्विड बेसिकली, अगर पीछे फर्ज करें स्कीम के बाद जो सेटलमेंट हो रही है फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, अगर वो पेमेंट नहीं करता तो ये बैंक के लिए तो एक रिस्क बन गया ना, बैंक ने तो किसी को पैसे दे दिए। तो ये दिस इज वन काइंड ऑफ रिस्क दैट एग्जिस्ट्स इन दिस सिस्टम। इसी तरह से अदर रिस्क्स आपको भी देखने पड़ते हैं जब आप सिस्टम की बात करते हैं। क्रेडिट रिस्क हमने बात कर ली, दैट इज व्हेन अ काउंटर पार्टी और पार्टिसिपेंट इज अनएबल टू मीट देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, दिस इज व्हाट वी जस्ट कॉल क्रेडिट रिस्क। इसी तरह देयर इज अ लिक्विडिटी रिस्क। ये जो मैंने बात की थी अभी पूरी कि आपके पास किसी न किसी सेटलमेंट अथॉरिटी के अंदर हर बैंक के या हर नॉट लेट्स नॉट से बैंक, हम इंस्टीट्यूशन का लफ्ज यूज करते हैं, नॉन बैंक्स भी हो सकते हैं आपके पास। तो अगर आपके पास कोई भी इंस्टीट्यूशन है इसका एक सेटलमेंट अकाउंट खुला है और आप यही कहें कि यार मैंने उस सेटलमेंट अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए रखे हैं, इसका मतलब ये है कि ये मेरे ऊपर एक फिजिकल लिमिटेशन है कि मैं एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। मैं 12,000 की नहीं कर सकता, 15,000 की नहीं कर सकता अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। दिस इज एसेंशियली लिक्विडिटी रिस्क। यानी कि लिक्विड का बहुत कम होने का मतलब ये है कि आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। लिक्विड के बहुत ज्यादा रखा होने का मतलब ये है कि वो पैसे जाया जा रहे हैं। आप उस पैसे के साथ कुछ कर सकते थे लेकिन आपने उसको एक जगह डाला हुआ जहाँ पे वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। आपने लिक्विड डाल दिया, एक 1 मिलियन ट्रांजैक्शन आपकी 5,000 रुपए की भी नहीं होती, तो वो यूजलेस पैसा है, उस पर आप कुछ कमा नहीं रहे। So these are the sort of things which we call liquidity risk. Liquidity risk essentially वैसे उस वाले एंड पे आता है कि जब आप कहें कि insufficient funds, non-sufficient funds की हमने एक टर्म देखी थी पहले, that is something that essentially comes under liquidity risk. इसी तरह there are operational risks. Operational risks are things like fraud या failures, technical breakdowns, service level deterioration. इनकी वजह से जो issues होते हैं उनको हम operational risk कहते हैं। आपकी ऐप बैठ गई 6 घंटे के लिए, that is an operational risk. इसी तरह लीगल रिस्क भी होते हैं, दिस इज मोर रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से। यानी कि आप बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हमारे केस में अभी भी होता है कि हमें समटाइम्स नहीं पता होता कि यार फलानी केस में या फलानी एंटिटी पे कौन सी रेगुलेशन अप्लाई होती है, या कंफ्यूजन होती है कि यार फलानी रेगुलेशन अप्लाई होगी या फलानी रेगुलेशन अप्लाई होगी, फलानी लिमिट्स अप्लाई होंगी या नहीं होंगी, फलाने रेगुलेटर की कोई अथॉरिटी है या नहीं है। इस तरह की कंफ्यूजन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा टाइम पहले जब ये वाली चीज निकली थी कि सबको बायोमेट्रिकली वेरीफाई होना है, तो नादरा की बैंक्स के ऊपर कितनी अथॉरिटी है कितनी नहीं है, दिस वाज अ क्वेश्चन मार्क। उसूलन नहीं है, सिर्फ स्टेट बैंक की है, नादरा को जवाब दे नहीं है बैंक्स। लेकिन इस तरह की कंफ्यूजन, तो दीज आर लीगल रिस्क्स दैट आर इन द सिस्टम। किसी भी किस्म के सिस्टम बेसिकली ये जो अलग अलग तरह के रिस्क है ये कंपाउंड हो सकते हैं, एक रिस्क से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा बन सकता है और इससे सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है। इसको सिस्टेमिक रिस्क कहते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल इफ यू गाइस आर अवेयर, जो लास्ट फाइनेंशियल मेल्टडाउन था 2008 का, इसमें पूरी ग्लोबली एक रिसेशन बहुत बड़ा आया हमारे पास। एसेंशियली वो यही था कि कहने को तो सिर्फ एक मार्केट में, यूएस में जो हाउसिंग मार्केट थी वो कोलैप्स कर गई, लेकिन वो इतनी फंडामेंटल मार्केट थी कि वहां पे इतने लोगों के पैसे फंसे थे कि जब वहां पे पैसे रुके तो वो लोग अपनी पेमेंट्स और जगह पे नहीं कर पाए, उनको जिनको पेमेंट्स करनी थी वो नहीं कर पाए, उनको जिनको पैसे देने थे वो नहीं कर पाए। तो वो एक सिस्टमैटिक रिस्क था, साइकिल एग्जैक्टली। बैठी एक जगह पे थी चीज लेकिन उसे पूरी दुनिया बैठ गई, तो इसको हम सिस्टेमिक रिस्क कहते हैं। तो अभी जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पेमेंट मार्केट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं और बेसिकली मॉनेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसमें सबसे कोर हमारी कंसर्न ये होती है कि हम सिस्टेमिक रिस्क को मिनिमल रखें, इन चेक रखें। यानी कि ये ना हो कि यार अगर एक डिफॉल्ट कर रहा है तो उसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम बैठ गया। ठीक है, इस चीज को हम बेसिकली सिस्टेमिक रिस्क कह रहे होते हैं। लेकिन हम जो इंस्टेंट पेमेंट्स की बात कर रहे हैं दैट रिवॉल्व्स वेरी मच अराउंड रिस्क्स, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इन चीजों के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। सो this was most of this was just the background. Now coming to the actual कि हम instant payments क्या है and how do they deal with risk. So let's look at it in this way कि आपके पास एक
सेंडर बैंक या एक बेनिफिशियरी बैंक है। मैं बहुत सिंपलीफाई कर रहा हूँ, मैंने बीच में स्कीम को हटा दिया, मैंने हर चीज को हटा दिया। यहाँ पे हम वही सेटलमेंट की बात करेंगे जो मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अब ये जो सेटलमेंट अथॉरिटी है, इसके अंदर आपके पास दो बैंक्स के अकाउंट है, मल्टीपल बैंक्स के अकाउंट होंगे। अगेन मैंने सिंपलीफाई किया इसको समझने के लिए। तो एक सेंडर बैंक है, उसका सेटलमेंट अकाउंट है, उसमें 50,000 रुपए पड़े। एक बेनिफिशियरी बैंक है, उसका सेटलमेंट अकाउंट है, उसमें भी 50,000 रुपए पड़े। अच्छा, ये जो सेटलमेंट अकाउंट्स होते हैं ना, इनकी लिमिट्स होती हैं यूजुअली, हमेशा इन पे फ्लोर और एक सीलिंग लगी हुई होती है। उसके रीजंस बहुत सारे हैं। उसके एक रीजन ये है कि लिमिट आपके पास नहीं होनी, आपके पास अपर लिमिट इसलिए होती है, जब भी हमने बात की कि यार बहुत ज्यादा पैसे रखने की भी कोई फायदा नहीं है। बिकॉज लेट्स से इफ यू आर द रेगुलेटर एंड यू आर सेइंग कि यार आप इतने पैसे रखें, और उससे ज्यादा कोई बैंक आपके पास पैसे रख देता है, कहने को तो आपको कोई एतराज नहीं, बट जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं कि यार एक जनरल इकोनॉमी की हेल्थ इस पे डिपेंड करती है, कंजम्पशन हो, खर्चा हो, लोग करें, तो आप पैसे को कोई फंसा के रखना नहीं चाहते। इसलिए अपर लिमिट्स लगी होती है, यार इससे ज्यादा पैसे रखने की कोई तुक नहीं बनती, आप ज्यादा पैसे यहाँ पे ना डालें। इसी तरह लोअर लिमिट्स होती हैं कि आपके अकाउंट में पैसे इससे नीचे नहीं जाने चाहिए, ताकि अगर खुदा ना खास्ता और कुछ होना हो, आप डिफॉल्ट करें, कुछ करें, तो आपके इतने पैसे स्टेट बैंक के अंदर पड़े हो कि स्टेट बैंक उससे कुछ कर तो सके, फिर दूसरे लोगों को सेटल कर सके, 10 काम कर सके। इस तरह की कंसर्न्स होती हैं, और भी कंसर्न्स होती हैं, मैं बहुत सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ, लेकिन these are why you have limits in place. So there is a lower limit and there is an upper limit. अब लेट्स से आपके पास कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, और हम इन ट्रांजैक्शन को अगेन सिंपलीफाई ऐसे कर रहे हैं कि सिर्फ दो बैंक्स के बीच में हो रही है, हम तीसरी चौथी पांचवी बीच की बात नहीं कर रहे। आपके पास सेंट्रल बैंक ने बैंक ए ने बेसिकली, लेट्स जस्ट कॉल इट बैंक ए एंड बैंक बी, लेट्स नॉट कॉल इट सेंट्रल एंड बेनिफिशियरी, क्योंकि मैं दोनों पे डेबिट एंड क्रेडिट करूंगा। सो सेंट्रल बैंक में से 5,000 रुपए डेबिट हुए, यानी कि ये सेंट्रल बैंक बेनिफिशियरी बैंक को इस वक्त भेज रहा है। 5,000 क्रेडिट हुए, उसकी जो नेट पोजीशन बनती है इस वक्त, वो बनती है 50 से 45,000, क्योंकि 5,000 वहां से गए, और दूसरी की बनती है 50 से 55,000। इसी तरह मैं बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करता हूं, तो ये नेट पोजीशंस चेंज होती रहेंगी। स्लैश के राइट साइड पे दोनों की नेट पोजीशंस लिखी हुई आ रही हैं आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, आफ्टर ईच डेबिट एंड क्रेडिट। ये जो आप देख रहे हैं एट द एंड, लेट्स से बहुत सारे डेबिट एंड क्रेडिट्स के बाद, ये जो लेफ्ट पे बैंक है जिसको मैंने सेंट्रल बैंक का है, उसकी नेट पोजीशन 30,000 बनती है, डाउन फ्रॉम 50,000। और जो आपके पास बेनिफिशियरी बैंक है जो राइट पे, उसकी नेट पोजीशन 70,000 बनती है। सिस्टम में जो टोटल पैसा है वो उतना ही है, 1 लाख की बात हमने की, 50,000 50,000, लेकिन नेट पोजीशंस की इंपैक्ट की वजह से वो मूवमेंट हुई है फंड्स की आगे पीछे। अब इसमें हुआ क्या है, यहाँ पे अभी तो मैंने कहने को ये सेटलमेंट रियल टाइम करके दिखाई आपको, मैंने ये नेट पोजीशंस, मैंने यहाँ पे सेटलमेंट अकाउंट्स को साथ साथ अपडेट किया। दिस इज नॉट डेफर्ड नेट सेटलमेंट। अगर ये डेफर्ड नेट सेटलमेंट होती तो ये जो डेबिट एंड क्रेडिट्स है ना, वो ये इंडिविजुअली पोस्ट नहीं कर रहा होता। मैं क्या करता, मैं अगले दिन एक फाइल भेजता और कहता -20,000 +20,000। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमने हर ट्रांजैक्शन के ऊपर कहा है कि यार यहाँ पे ये जो नेट पोजीशन इसकी लिखी हुई आ रही है ना, जो सेटलमेंट अकाउंट के अंदर पैसे हैं, ये साथ साथ अपडेट हो रहे हैं। 45 हुए, 35 हुए, 37,500 हुए, 30,000, राइट। दिस इज रियल टाइम सेटलमेंट। जब ये रियल टाइम सेटलमेंट हो रही है ना, तो कोई लिक्विडिटी रिस्क नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर ये डेफर्ड नेट सेटलमेंट होगी, और डेफर्ड नेट सेटलमेंट पे लिमिट हमने लगाई हुई थी 50,000 रुपए की, आप एक दिन में 50,000 रुपए ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। वैसे तो यहाँ पे लोअर लिमिट लगी हुई है, तो 49,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर ये डेफर्ड नेट सेटलमेंट होती, तो लेट्स से एक ट्रांजैक्शन आई 20,000 की, हो जाएगी, इट्स पॉसिबल। एक और ट्रांजैक्शन आई 10,000 की, हो जाएगी, स्टिल पॉसिबल, 30,000। एक और ट्रांजैक्शन आई 15,000 की, अभी भी हो जाएगी, कहने में कोई मसला नहीं है। एक और ट्रांजैक्शन है 20,000 की, होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि जो आपकी एक नेट पोजीशन बनती है वो उससे ऊपर जा रही है। इसमें आप क्या लूज कर रहे हैं? इसमें आप लूज ये कर रहे हैं कि आप नेट इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस को कैटर नहीं कर रहे। ये ट्रांजैक्शन मैंने जो भी तुम लोगों को सिनेरियो बताया, सेंट्रल बैंक के ऊपर अप्लाई करो, बनता है, वो नहीं कर पाएगा ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर रियल टाइम सेटलमेंट हो रही होती है और रियल टाइम कैलकुलेशन हो रही हो, तो जो राइट वाला बेनिफिशियरी बैंक है वो कर लेगा, क्योंकि उसकी नेट पोजीशन क्लोज टू 70,000 वो कर सकता है। तो जब आपके पास डेफर्ड नेट सेटलमेंट हो रही है, तो ना ये आप मिस आउट कर रहे होते हैं जो एक्चुअल आपके पास लिक्विड की क्लैरिटी नहीं होती। लिक्विड इज दैट टर्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो पैसे आपके मुझे दो चीज लिक्विड हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ईमेल की वो जरा मुझे भिजवा दीजिएगा, नंबर 1, ठीक है। लिक्विड मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लिक्विड से हमारी टर्म ये होती है, मतलब ये होता है, लिक्विड इज दैट मनी व्हिच इज अवेलेबल इंस्टेंटली फॉर यू टू डू एनीथिंग, राइट। आपके अगर अकाउंट में 1,00,000 रुपए पड़े, लेकिन आपकी जेब में 10,000 रुपए पड़े, तो आपकी लिक्विड पोजीशन 10,000 रुपए। अगर अभी सर पे कुछ आ जाए तो आप 10,000 खर्च कर सकते हैं, आप यहाँ से बैठ के 1,00,000 रुपए कैश ही निकाल सकते हैं जाके, सही है। तो लिक्विड इज 10,000।
इसी तरह जो सेटलमेंट अकाउंट में फंड पड़ा था उसको हम लिक्विड कहते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक के पास सेटल करने के लिए फौरन होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लिक्विड। रियल टाइम सेटलमेंट में लिक्विडिटी रिस्क नहीं होता, डेफर्ड सेटलमेंट में लिक्विडिटी रिस्क होता है। अगर फर्स्ट करो मैंने वहां पे लिमिट ही ना लगाई हुई होती, मैं कहता कि नहीं जो ट्रांजैक्शन आए कर दो, चेक करने की जरूरत नहीं है कि 50,000 के अंदर है या नहीं, तो मैं 2 लाख की ट्रांजैक्शन कर दूं, दैट्स अ लिक्विड रिस्क, लेकिन मेरे पास इतना लिक्विड नहीं है, राइट? सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट लिक्विडिटी रिस्क। और दूसरी बात ये कि इंस्टेंटली सेटल हो रहा है ना, इंस्टीट्यूशंस को भी फॉरेन पैसे मिल रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल सेटलमेंट फॉरेन हो रही है, तो क्रेडिट रिस्क भी नहीं है। वहां पे वो भरोसा करके उसको पैसे दे रहा था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, उसको पैसे फॉरेन मिल गए। अगर उसके इंस्टीट्यूट फर्स्ट करो, अगर सेटलमेंट अकाउंट के लेवल पे डिक्लाइन हो जाए ट्रांजैक्शन, वो बोले कि वो अपनी लोअर लिमिट से नीचे जा चुका है, उसके पास लिक्विड ही नहीं बचा, तो बेनिफिशियरी के पास ट्रांजैक्शन जाएगी ही नहीं, बोलेगा हम करते ही नहीं भाई, करना ही नहीं है, आप जाएं, तो देयर इज नो क्रेडिट रिस्क अगेन, क्योंकि किसी को क्रेडिट एक्सटेंड नहीं हो रहा। So this is one of the reasons why we are heading towards instant payments, and this is how they deal with risk. ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना कि इसमें रिस्क का एलिमेंट रिमूव हो रहा है फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड फॉर एंड यूजर्स एज वेल, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रेडिट रिस्क अगर आप हटा दें सिस्टम में से तो फिर मर्चेंट पेमेंट्स और इस तरह की चीजें पॉसिबल। अभी ये रीजन है कि आईबीएफटी के ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं होती, क्योंकि अगर आप इस तरह से देखें इसको कि आप कुछ बेच रहे हैं और आप कहते हैं कि यार मैं आईबीएफटी के ऊपर ट्रांजैक्शन ले लूंगा, अभी आपने खुद पॉइंट रेज किया था, ट्रांजैक्शन अगर सैफ में पड़ी हुई है, 1 दिन पड़ी हुई है, 2 दिन पड़ी हुई है, डिस्प्यूट रेज हो जाए, स्कीम के लेवल पे कोई ऑपरेशनल इश्यूज आ जाए, 10 किस्म के मसले हो सकते हैं। इस वजह से मर्चेंट्स का कॉन्फिडेंस नहीं बनता, इस वजह से वो आईबीएफटी के ऊपर ट्रांजैक्शन पे पैसे पेमेंट नहीं लेते, यूजुअली लेते भी है तो फिर वो, हाँ वो वाली बात होती है, स्क्रीनशॉट भेजते हैं, कुछ करते हैं, 10 किस्म के फिर वो चीजें हमने बना दी हैं। But this is one of the reasons why we don't do merchant payments on IBFT essentially. अच्छा, जब हम इंस्टेंट पेमेंट्स की बात करें अब, और इसको रिलेट करना जो शुरू में हमने कैश की बात की थी, तो इंस्टेंट पेमेंट्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली, ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी बेसिस के ऊपर हम ये जो है वो कहते हैं कि ये पेमेंट इंस्टेंट है या नहीं है। पहली स्पीड, दूसरी सर्विस अवेलेबिलिटी और तीसरी है इररिवोकेबिलिटी। इन तीनों से मतलब क्या है? स्पीड एंड सर्विसबिलिटी को एक साथ क्लब कर देते हैं बिकॉज दे मोर और लेस गो हैंड इन हैंड टुगेदर। स्पीड एंड सर्विस अवेलेबिलिटी मींस के द फाइनल फंड्स आर क्रेडिटेड एंड दे आर अवेलेबल टू यू इन रियल टाइम, यानी कि फॉरन, जो हमने पीछे सेटलमेंट और वो साइकिल में सारी चीज देखी, राइट? रियल टाइम या नियर रियल टाइम, 7 डेज अ वीक, 365 डेज अ ईयर, कोई खलल नहीं आएगा इसके अंदर, बिल्कुल भी। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर खलल आ रहा है तो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा, ना कंज्यूमर का, एंड यूजर का, ना बेनिफिशियरी का, मर्चेंट का, या अगर उसकी जगह कोई और एंटिटी है। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कैश पे मैंने बताया था ना, खलल नहीं आता, रात के 12 कोई नहीं कहता कि 7 से 12 कैश नहीं लूंगा, बाकी टाइम पे लूंगा। दैट इज व्हाई लोगों का भरोसा है कैश के ऊपर। सो स्पीड एंड सर्विस अवेलेबिलिटी इज एब्सोल्युटली वाइटल। आप इस सिस्टम में ब्रेकडाउन्स अफोर्ड नहीं कर सकते। एक दफा हो गया, भरोसा खत्म हो गया, दैट सिस्टम इज फिनिश्ड, यू कैन नॉट ट्रस्ट इट अगेन। The third one is irrevocability. Irrevocability का मतलब ये होता है कि एक दफा पैसे दे दिए तो दे दिए, वापस नहीं मिलेंगे। यानी ये जो आपके पास डेफर्ड नेट सेटलमेंट में डिस्प्यूट वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, जिसकी सबसे सिंपल एग्जांपल तो यही है कि एटीएम से पैसे निकाले हो तो कभी कभी होता है कि मैसेज आता है, कैश नहीं आता, डिस्पेंसिंग नहीं होती कैश की। उसके मल्टीपल यूज हो सकते हैं, कुछ और होना हो, कैश डिस्पेंसरी खराब है अगर एटीएम का, तो पीछे आपका अकाउंट डेबिट हो गया, सबसे बीच में स्कीम के पास भी एडवाइस आ गई, उसने आगे बेनिफिशियरी बैंक को भेज दी, उसका डिस्पेंसरी खराब हो गया, तब क्या होगा? फिर उसके इसमें रिवर्सल चलती है, सब कुछ होता है। डेफर्ड नेट सेटलमेंट में ना आपका रूम होता है, पैसे चूंकि किसी ने आगे पीछे अभी हुए नहीं है इंस्टीट्यूशंस के बीच में, और यहाँ पे एंड यूजर सेटलमेंट भी नहीं हुई कैश विड्रॉल के केस में, तो उनके पास ये स्पेस मौजूद था कि उन्होंने रिवर्सल चला दी, इसमें ये वाले काम कर दिए। इंस्टेंट पेमेंट में आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप जब इंस्टेंटली सेटल कर रहे हैं तो यू डोंट हैव टाइम फॉर दीस थिंग्स। ट्रांजैक्शन हो गई तो हो गई, फिर अगर आपने उसमें रिवर्सल करना है ना, यानी कि इसको इस तरीके से समझो, तुम कैश से कोई चीज खरीद रहे हो, दुकान में गए, मार्केट में गए, तुमने किसी को कैश से पे कर दिया, तुम घर लेकर आए, तुम्हें चीज अच्छी नहीं लगी, तुम ये तो नहीं हो सकता कि अपने बैंक को फोन करके बोलो कि यार चीज अच्छी नहीं लगी, मैंने 5,000 रुपये विड्रॉ किए थे भाई, अकाउंट में वापस डाल दे। ऐसा तो नहीं होगा, कभी भी नहीं डालेगा, पैसे गए तो गए, राइट? इट्स इररिवोकेबल। द सेम अप्लाइज टू डिजिटल इंस्टेंट पेमेंट्स। पैसे आपके अकाउंट से गए तो इट इज इररिवोकेबल। फिर कोई प्रोसेस, हाँ आप ऐसी बिल्ड कर सकते हैं डिस्प्यूट रेज करने की, कंसर्न रेज करने की, पैसे वापस मांगने की,
बट उसमें एक फर्क ये होगा कि देयर विल ऑलवेज बी द कंसेंट ऑफ द बेनिफिशियरी। जब तक वो मानेगा नहीं कि हाँ इसको पैसे वापस दे दो, तुमको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें मर्चेंट्स स्पेशली अगर उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना सिस्टम कि यार आप इससे पेमेंट ले सकते हैं, तो ये जरूरी है। वरना वो नहीं लेंगे, वो ये बोलेंगे यार मैं तो कैश में धंधा करूंगा, मुझे नहीं करना है ऐसा काम, कि आप मेरे पैसे भी मुझे पता नहीं कि मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो फिर मैं क्यों करूँ। दैट इज व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। ये तीनों वही वाले फैक्टर्स हो गए जो कि हमने पीछे कैश की बात की थी, राइट? सो इट्स वेरी मच सिमिलर टू कैश। कुछ और इसमें एडेड बेनिफिट्स हैं। आप सिर्फ कैश को रिप्लेस तो नहीं करना ना। मतलब अगर आप इतनी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप एक नई चीज की तरफ जाए तो कोई वजह होनी चाहिए उसकी। उसकी वजह ये है कि ये क्या कन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है आपके लिए, इंस्टेंट पेमेंट्स बेसिकली। कुछ चीजें ISO 20022 फॉर एग्जांपल, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे दोस्त अगले से अगले सेशन में। बट द आइडिया इज कि विद ISO 222, और आप से जो लोग एमपीजी पे काम कर रहे हैं उनको तो इसका बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि इट्स अ वेरी कॉन्टेक्स्ट एंड डेटा रिच स्टैंडर्ड। आपके पास ISO 8583 में बहुत लिमिटेशंस है। नरेशन की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, आपको पेमेंट क्यों आ रही है ये वाकई सही मायने में पता नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि उसमें मैसेज में जगह नहीं है, मैसेज में जगह है, रिकॉर्ड डाटा के अंदर फील्ड पड़ी है, जो डालना चाहो डाल दो, लेकिन नहीं इस्तेमाल होता ना हमारे, बिकॉज इट इज कम्बरसम टू यूज एंड देयर इज नो फिक्स स्टैंडर्ड कि यार ये करना है, इसमें ये डालना है स्टैंडर्ड है, फॉलो नहीं होता, इन्फोर्स नहीं होता, वो वाली चीज। सो दैट इज वन प्रॉब्लम दैट वी हैव। इसी तरह रिक्वेस्ट टू पे के मैं भी आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ। इट्स अ मॉडलिंग ऑफ अ यूज केस, और ये हमारे एमपीजी का भी पार्ट है रोड मैप का, बाय द वे। सो आई थिंक 2023 2023 एंड ऑफ 2022 का रोड मैप में। सो दीज यूज केसेस यू विल स्टार्ट सीइंग इन पाकिस्तान, और फिर आप पेमेंट्स, मर्चेंट पेमेंट्स अपनी जब उस तरह से कर पाएंगे तो मैं भी वो यूज केस आप लोगों को दिखाता हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट जिस पे मैं आज बात करूंगा सही से अभी आखिर में, वो प्रॉक्सी सर्विसेज है या एलियस बेस्ड पेमेंट्स है। आपको क्या फायदा है उनको भी हम देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पोस्टेड है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हाउ डज इंस्टेंट पेमेंट्स हेल्प विद मर्चेंट पेमेंट्स, वो हमने अभी रिवर्केबिलिटी वाली जो बात की, हम आईवीएफटी पे क्यों रिलाई नहीं कर सकते थे, ये भी हमने बात कर ली। एक तीसरी चीज इस पे शायद मैंने बात नहीं की अभी, वो रिस्क ऑफ नॉन सफिशिएंट फंड्स था। हमने इनिशियली देखा इसको इन एन अर्लियर सेशन कि व्हाट नॉन सफिशिएंट फंड्स आर। सो क्विकली आई जस्ट रिकैप पुश एंड पुल पेमेंट, क्योंकि ये जो इंस्टेंट पेमेंट वाले कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इफ नॉट ऑल, सारे यूज केसेस, इनफैक्ट हो सकता है एक आधा मैं कोई मिस कर जाऊंगा, लेकिन सारे यूज केसेस पुश बेस्ड है। पुल बेस्ड आई डोंट थिंक कोई है यूज केस। लेकिन जब हम पुश और पुल की बात करें तो हम इन दोनों में फर्क क्या कर रहे हैं? अच्छा, पुल पेमेंट इज नॉट अ बैड पेमेंट एट ऑल, ये मैं बता दूं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा, क्योंकि अभी हम जो डिस्कशन करेंगे इसमें ऐसा लगेगा कि पुश पेमेंट बहुत बेहतर है पुल पेमेंट से, ऐसा लाजमी नहीं है। पुल पेमेंट के अपने फायदे होते हैं। पुल पेमेंट बहुत प्रिडोमिनेटली यूज्ड है। आप जितने कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, these are all pull payments, right? These are not push payments. So I just, that was just a disclaimer before giving this slide, क्योंकि स्लाइड में मैं एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो ऐसा लगेगा जैसे पुल पेमेंट कोई बुरी चीज है, बुरी चीज बिल्कुल भी नहीं। पुल पेमेंट जब आपके पास होती है तो फंड्स, फ्लो ऑफ फंड्स की डायरेक्शन क्या है? इट्स ऑब्वियसली फ्रॉम द पेयर टू द पेई, राइट? बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैसेज? सो द मैसेज स्टार्ट्स फ्रॉम द पेई, यानी कि जो पेई है, यानी कि जिसने पैसे मिलने, यानी कि अगर आप कुछ खरीद रहे हैं जाके तो दुकानदार, in this particular case, he starts the transaction, he initiates the transaction, he doesn't know आपके अकाउंट में क्या पैसे हैं क्या नहीं है, राइट? तो जब आप डेबिट कार्ड करते हैं तो पीछे आके पोस्ट ही चेक करते हैं ना अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। So this is what we refer to as risk of non-sufficient funds or NSF, which is a kind of a risk. पुश पेमेंट में ये रिस्क नहीं होता, बिकॉज जब पेमेंट इनिशिएट ही पेयर की तरफ से हो रही है, तो इवन बिफोर द पेई गेट्स बॉदर्ड, the payer will have decided कि मेरे पास पैसे हैं या नहीं है तो मैं किसी और अकाउंट से जाकर ट्रांजैक्शन करूं। फालतू की ट्रांजैक्शन जाएगा नहीं, क्या जरूरत है, बीच में फीस इनकल करने की क्या जरूरत है। दिस इज वेयर देयर इज नो रिस्क ऑफ नॉन सफिशिएंट फंड्स। दिस इज एसेंशियली व्हाट वी वुड लाइक टू डू, बट बिकॉज ऑफ द वे कार्ड्स वर्क, हम कार्ड्स को यूज जिस तरीके से करते हैं, जिस तरह से कार्ड्स का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है पेमेंट्स का, वो पुल फंक्शन में काम कर रहे होते हैं। इंस्टेंट पेमेंट्स के अंदर आके अगर हम कहें यार कैन वी हैव द बेस्ट ऑफ बोथ, यानी कि आपके पास उसी तरीके से काम करे जिस तरह से कार्ड्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, अवेलेबल है, लेकिन पेमेंट पुश बेस्ड हो, यानी कि इनिशिएट वहां से हो, तो क्या तरीका होगा उसका? उसके लिए बेसिकली जो तरीका उसको हम एक पर्टिकुलर यूज केस जिसको रिक्वेस्ट टू पे कहते हैं, वो मैं वीडियो चला रहा हूँ, इट्स अबाउट 2 मिनट वीडियो, बट दिस इज अ कंप्लीट जर्नी। दिस इज अ विजुअलाइजेशन। पे यूके इज अ कंपनी, मैंने उनसे ये चीज रेफर की है।
मैं ये स्लाइड्स वगैरह शेयर करूंगा आपसे, तो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट इट एज वेल। इनकी वेबसाइट जाके देखना, इट्स रियली अ वंडरफुल वेबसाइट व्हिच हैज अ लॉट ऑफ डिटेल इन इट, स्कीमेटिक्स, फ्लोज, डायग्राम समझने के लिए बहुत अच्छी है। बट व्हाट दिस विल जस्ट शो यू इज के रिक्वेस्ट टू पे को विजुअलाइज किस तरह से किया गया है, कि वो किस तरह से काम कर सकती है, इन पर्टिकुलर विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ मर्चेंट पेमेंट्स, के मर्चेंट और कंज्यूमर की रिलेशनशिप हम कैसे बिल्ड कर रहे हैं। उससे तो मैं अंदाजा ये होगा अब इसको देख के कि इसमें वो क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो कार्ड में भी पॉसिबल नहीं होती। So this essentially just the setup stage. ये देखो गौर करना, अभी इस पे वापस आएंगे, इसको एक आईडी दी which was more like an alias, so it wasn't a number which is hard to remember, it was his name and some sort of a tag. तो आपने उसके साथ अपने अकाउंट को लिंक अप कर दिया, जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा इन योर ऐप, so you have an alias and you have an account that is linked to it. अब you might have a section that is called requests, ये वो request है जहाँ पे आप बेसिकली कह रहे हैं कि यार किस चीज की पेमेंट मांग रहे हैं आप। सो थिंक ऑफ दिस एज अ मर्चेंट, ये मर्चेंट है जो अपनी ऐप में कह रहा है कि मैं किसी के लिए बिल जनरेट कर रहा हूँ। अब आप दूसरे एस्पेक्ट से जा रहे हैं, आप पेमेंट वाले एस्पेक्ट से जा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई है तो आपको पूरी रिक्वेस्ट लिखी हुई आ रही है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू कैन जस्ट सेंड अ रिक्वेस्ट लाइक यू सेंड अ मैसेज and the consumer receives it, that request like he receives a message, he can work with it like a message, उस ट्रांजैक्शन को एज अ मैसेज ट्रीट कर सकते हैं। तो आप बेसिकली उस मैसेज को यूज करते हुए, उस रिक्वेस्ट को यूज करते हुए कहें कि अच्छा ठीक है मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई, ये मैसेज आया, इसमें ये लिखा हुआ है कि इसने मुझसे इस चीज के इतने पैसे मांगे, तो मैं उसको इतने पैसे दे दूं, फर्ज करें। तो वो आपके बेसिकली व्हाट यू गॉट वाज यू गॉट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम समबडी टू पे देम एंड यू obliged to that request, and when you obliged आपने ट्रांजैक्शन इनिशिएट की, यानी कि पेयर ने इनिशिएट की, पेई ने इनिशिएट नहीं की। So this is a push transaction in essence. तो वो जो risk of non-sufficient funds है, that doesn't exist anymore. इसी तरह आपके पास obviously और control भी आ जाता है, whether you decide to pay, you don't decide to pay, you decide to pay in half or pay in full, XYZ बहुत सारे। But because of the fact that this is context rich, जो हमने अभी बात की थी, तो आपके पास इसमें और भी aspects आ जाते हैं। Then you can make it data rich, you can give it conversationalist themes, you can give a lot of things, you can do exchange of information जिसके basis के ऊपर आप amount को dispute करें, आप 10 तरह की चीजें कर सकते हैं। So this was just a very high level elaboration of what a request to pay might look like. सिर्फ फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ कि वो ट्रांजैक्शन, अगर ये ट्रांजैक्शन फर्स्ट करें, हमने बात करी, एक रिक्वेस्ट टू पे थी, एक मर्चेंट ने एक रिक्वेस्ट जनरेट कर दी, किसी कंज्यूमर के पास गई, उसने कहा हाँ ठीक है इतने पैसे मांग रहा है, मैंने ये काम कराया तो था, मैं दे देता। आज के जमाने में काम कैसे होता है, नेटफ्लिक्स की या किसी की सब्सक्रिप्शन यूज करते हैं तो अपना कार्ड डेटा तुमने एंटर किया है वहाँ पे, नेटफ्लिक्स को नहीं पता कि अगले महीने चलेगा नहीं चलेगा। मेरा कार्ड भी पिछले महीने चेंज हो गया, मैंने कार्ड दूसरा ले लिया, नेटफ्लिक्स में वो डाला हुआ था, वो मुझे ईमेल आई जा रही है कि यार कार्ड नहीं ऑथराइज करा, नहीं ऑथराइज करा, नहीं ऑथराइज करा। It is in my control when I go and update that information that it will get updated and then they will get their money, right? इस particular case में क्या होता है, request to pay में Netflix would have just sent me a request, they wouldn't have to bother with holding my card details. उनको इस चीज से गर्ज नहीं होता मैं मीज़ान से पे करूँ, स्टैंडर्ड चार्ट से पे करूँ, जेपी मॉर्गन से पे करूँ, एमिरेट्स एनआईबीटी से करूँ, जहाँ से भी करूँ मेरी मर्जी, right? They're just concerned with their money, so they would just send you a request, you as the payer would decide कि यार फलाने पैसे दे दें इसको फलाने अकाउंट से। So वो जो रिस्क ऑफ नॉन सफिशिएंट फंड है वो भी खत्म हो जाता है, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है, सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। So that is just one example of request to pay. आज का मकसद सिर्फ आपको जो है कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है। मैं जब केस स्टडीज अगले हफ्ते में आपके साथ डिस्कस करूंगा, डिफरेंट इंडिया की करेंगे हम, यूपीआई की, एनपीसीआई, जापान की करेंगे, जेंगिन की, और मैं एक दो देखता हूँ अगर कोई अच्छी लगती है, और थोड़ी सी हम एफबीजी बात करेंगे रास्ते पर, क्योंकि हम सबने काम करना है आने वाले दिनों में। So ये use cases in some particular context with examples clear होंगे, अभी सिर्फ concept को समझ लें तो that is sufficient for us. जो last चीज I will touch on today, which was another value add of instant payments, was alias or proxy services, or alias based payments या proxy based payments, right? So let's say there is a directory service, हम instant payment की बात करें, उसके अंदर एक directory पड़ी हुई है, उस directory के अंदर aliases होंगे आपके। आज जब आप ट्रांजैक्शन करें तो थोड़ा मुश्किल काम होता है जाके किसी बेनिफिशियरी को ऐड करना, राइट? वो आईबैन या अकाउंट नंबर, नॉट रियली मजा नहीं आता।
कंपैरेटिवली इजी पैसे में ट्रांजैक्शन करो, थोड़ा सा आसान लगता है। किसी के एनआईसी पे भेज रहे हो, किसी के मोबाइल नंबर भेज रहे हो, इट्स रिलेटिवली इजियर टू वर्क विद। As a human being, you accept that psychologically much more easily rather than remembering something or keeping note of something that is 16 digits long. So alias-based payments work the same way. What we say is in instant payments कि हम लोगों के aliases को transaction करते हैं, हम उनके account से क्या करते हैं? अकाउंट जो मैनेज करना है वो टेक्निकली सिस्टम मैनेज करेगा, यार ये इस एलियस से पैसे भेज दिए, ये पैसे इस अकाउंट में डालो, इस अकाउंट में डालो, इस अकाउंट में डालो, ये सिस्टम का काम है। मेरा काम नहीं, मेरा काम है उस बंदे को पैसे भेजना, तो मैं उसके एलियस पे पैसे भेजूं। अब एलियस कुछ भी हो सकता है, मैंने फिलहाल यहाँ पे सिर्फ फोन नंबर की एग्जांपल डाली है। अब उस फोन नंबर के अगेंस्ट में अपने 3 अकाउंट टाइप कर दूं, या मैं 2 अकाउंट टाइप कर दूं, या मैं कह दूं यार मेरे 3 अकाउंट है, ये 3 अकाउंट इस एलियस से लिंक्ड है, इनमें से कोई एक मैं डिफॉल्ट मार्क कर दूंगा फॉर रिसीविंग। लेट्स से मैं कहूं कि 5,000 से कम की ट्रांजैक्शन आए तो मेरे एचपीएल वाले अकाउंट में डालना, 10,000 से बड़ी ट्रांजैक्शन आए मेरे एससीबी के अकाउंट में डालना। मैं इस तरह के कंट्रोल्स बिल्ड कर सकता हूँ। या मैं कह सकता हूँ ये मेरा डिफॉल्ट रिसीविंग अकाउंट है, सब कुछ यहाँ भेज दो, फिर पैसे आगे पीछे जो करना है वो मैं मैन्युअली कर लूंगा। So these are things that are possible with alias-based payments. It gets easier to receive payments. जरूरी नहीं है कि alias सिर्फ मोबाइल फोन नंबर हो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, but you could have anything. You could have your email, you could have a unique name. उसमें कुछ भी हो सकता है, as long as it's unique, it works, right? So it gets much more easier to make transactions. That is the concept basically of aliases. अगली हफ्ते केस स्टडी में दोबारा देखेंगे कि aliases यूज किस तरीके से हो रहे हैं in different instant payment systems. So you will get an idea of just how powerful it actually gets. That is about it for this week's training. किसी के कोई सवाल है तो बताएं।